नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट की। प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 424 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून में 163 और पिथौरागढ़ में 59 नए केस आए हैं। तो वहीं बीते 24 घंटे में 13 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। कोरोना से राज्य में मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा और इसी बात पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चिंता जताई है। शनिवार को सीएम ने राज्य में कोरोना के हालात को लेकर सभी जिलों के डीएम से बात की। सीएम ने कहा कि कोरोना से डेथ रेट को कम करने के लिए विशेष कोशिश की जाए। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि मौत की वजह कोरोना है या कोई दूसरी बीमारी या देर से हॉस्पिटल पहुंचना या कुछ और, इस बात को गौर से देखा जाए। तो वहीं अगर किसी मरीज को हायर सेंटर रेफर करने की जरूरत हो तो इसमें कोई देरी न की जाए। सीएम ने कहा रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और देहरादून में पॉजिटिव केस को कंट्रोल करना होगा। सीएम ने कहा कि सर्दी का मौसम, टूरिस्ट की आवाजाही और कुंभ को देखते हुए अगले कुछ महीने चुनौतीपूर्ण रहेंगे। तो सीएम ने सभी जिलों के डीएम से बात की और किसी भी हाल में कोरोना की रोकथाम को लेकर निर्देश दिए हैं। कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए, चाहे बात मरीज को तुरंत इलाज की सुविधा मुहैया कराने की हो, हॉस्पिटल पहुंचाने की हो या फिर अस्पताल में ट्रीटमेंट में कोई भी कोताही न बरतने की बात हो। तो हर स्तर पर अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि मरीज को इलाज मिले, सही इलाज मिले और वो ठीक होकर अपने घर जा सके। वहीं उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को आज ऋषिकेश एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। कोविड-19 पॉजिटिव होने के चलते राज्यपाल ऋषिकेश एम्स में एडमिट थी, जहां उनका इलाज चल रहा था। ऋषिकेश एम्स ने राज्यपाल के स्वास्थ्य में लगातार सुधार देखते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आज डिस्चार्ज कर दिया है। साथ ही एम्स ऋषिकेश के डीन प्रोफेसर यूबी मिश्रा का कहना है कि गवर्नर पूरी तरह स्वस्थ हैं और अब उनमें कोविड का लक्षण नहीं है। उनके सिम्टम्स प्रारंभ होने के 10 दिन हो चुके थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से उनको डिस्चार्ज किया जा सकता था। वो पूर्णतया एसिम्टोमेटिक हैं, कोई नया कोविड का सिम्टम डेवलप नहीं हुआ है। उनको ये एडवाइस किया गया है कि 7 डेज होम आइसोलेशन रखना है। पहले डोबरा चांठी, जानकी सेतु और अब सूर्यधार, विकास की इबारत लिखते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रविवार को देहरादून वासियों को सूर्यधार झील के रूप में एक नया तोहफा देने जा रहे हैं। देहरादून से चंद किलोमीटर की दूरी पर थानों से आगे सूर्यधार में ये झील बनकर तैयार हो गई है, जिसका रविवार को सीएम लोकार्पण करेंगे। सूर्यधार झील मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। इस झील से इलाके को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इसमें लगभग 18 गांव को सिंचाई और 19 गांव को पीने का पानी मिलेगा, जो कि पूरी तरह से ग्रेविटी आधारित होगा। बता दें कि क्षेत्र में लंबे समय से पीने के पानी और खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता न होने की समस्या रही है। क्षेत्रवासियों की इसी दिक्कत को देखते हुए मुख्यमंत्री ने साल 2017 में सत्ता संभालने के साथ ही सूर्यधार में झील बनाने का ऐलान किया था। सीएम के इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीरता का अंदाजा इसी से लग जाता है कि समय समय पर उनके द्वारा सूर्यधार निर्माणाधीन झील के निरीक्षण किए जाते रहे। अब रिकॉर्ड समय में ये झील बनकर तैयार हो गई है। रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत झील को प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। सरकार का मानना है कि यह झील आने वाले दिनों में देहरादून जिले में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी उभरेगी। यहाँ पर सरकार की योजना नौकायन के साथ साथ लोगों को प्रकृति का दीदार कराने और दूसरी पर्यटन गतिविधियां संचालित करने की है। यहाँ पर छोटे छोटे कैफे, रेस्टोरेंट आदि विकसित होने से क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट लाइव जुड़ रहे हैं। दीपांकर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कल के इस कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि रिकॉर्ड समय में सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार ये झील बनकर तैयार हो गई है।
बिल्कुल अपर्णा, ये मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में ये झील बनकर तैयार हुई है, सूर्यधार झील, और ये रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुई है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि इससे अगले 60 सालों तक देहरादून के एक बड़े इलाके के लोगों को पानी मिलेगा। 18 गांव को सिंचाई का पानी मिलेगा, 19 गांव को पीने का पानी मिलेगा। और मुख्यमंत्री का ये प्रोजेक्ट, क्योंकि अब 1 साल इलेक्शन में है और उससे पहले जिस तरीके से तेजी से आपने दिखाई, आपने जिक्र किया डोबरा चाटी पुल का, उसके बाद जानकी पुल का, और अब यहाँ पर यह सूर्यधार झील बनकर तैयार हुई है और मुख्यमंत्री कल इसका उद्घाटन करने वाले। और बड़ी बात यही है कि 7 करोड़ की बिजली की बचत होगी। ट्यूबवेल में जो किसानों का पैसा खर्च होता था बिजली के बिल में, वो बचेगा। किसानों को बड़ी राहत होगी, 12 महीने उन्हें पानी मिल पाएगा। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी ये झील डेवलप होगी। थानों का जो इलाका है उसका डेवलपमेंट होगा। तो मुख्यमंत्री की एक बड़ी सौगात अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को और राज्य के लिए, राजधानी देहरादून के बड़े क्षेत्र के लिए। अपर्णा, दीपांकर, इस एक प्रोजेक्ट के जरिए सीएम ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की थी, क्योंकि लगातार जो समस्या थी पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की, वो समस्या का समाधान मिल गया है। साथ ही जो सीएम का शुरुआत से हम देखते रहे कि फोकस रहा है टूरिज्म पर, वो भी एक बड़ा मकसद इस एक झील के जरिए, इस एक प्रोजेक्ट के जरिए पूरा होने जा रहा है। अब बिल्कुल अपर्णा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे सड़क, बिजली, पानी, ये एक जो आम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और उसके साथ साथ जो दूसरी बात आपने कही कि टूरिज्म, जो उत्तराखंड की रीढ़ है, उसके डेवलपमेंट की बातें होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जो एक बात बार बार कहते हैं कि उनका ये टारगेट रहता है, वो घोषणा तब करते हैं जब वो घोषणा पूरी होने की उसमें पूरी संभावनाएं हो। और उनका यह भी कहना होता है कि तय वक्त पर अपना काम पूरा होना चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अनाउंस करे वो तय वक्त पर पूरा हो। तो सूर्यधार झील को भी एक इसी लिहाज से देखा जाना चाहिए कि तय वक्त पर यह काम पूरा हुआ है। और मुख्यमंत्री अब अपनी विधानसभा को और यहां जो देहरादून राजधानी क्षेत्र है उसके लोगों के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात कल देने जा रहे हैं। अपर्णा, दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो रिकॉर्ड समय में ये झील बनकर तैयार हो गई है और कल इसका लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। वहीं पाकिस्तानी सेना की ओर से हुई सीज फायर में शहीद हुए पौड़ी के सपूत सूबेदार स्वतंत्र सिंह को आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। यमकेश्वर विधानसभा में शहीद के पैतृक गांव के घाट में उनके दोनों बेटों ने अपने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। इससे पहले शहीद स्वतंत्र सिंह की उनके गांव में अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। शहीद के बलिदान को याद करते हुए लोगों ने शहीद स्वतंत्र सिंह अमर रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। शहीद स्वतंत्र सिंह अपने पीछे अपनी पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ गए हैं। हम लोग गांव देवी खेत इंटर कॉलेज में, मेरे भाई ने हमारे वहीं अपने चाची के घर में ही रहता था बचपन से। हम लोग तो बहुत प्यार से रहते थे। अभी भी भाई जब भी आता था फ़ोन करके, हर रक्षाबंधन में हमारे लिए मिठाई, हर बार मिलना था। बहुत अच्छे थे भैया, बहुत अच्छे स्वभाव के। मैं पहले तो जो स्वतंत्र सिंह जी रावत जी का परिवार है, भगवान उनको इस दुख की घड़ी में उनको मजबूती दे, उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। इससे पहले शहीद की अंतिम यात्रा में सैन्य अधिकारियों समेत राज्य मंत्री धन सिंह रावत, यमकेश्वर की विधायक ऋतु खंडूड़ी भी शामिल हुई। सरकार की तरफ से शहीद के परिवार के सदस्य को राज्य सरकार में नौकरी की घोषणा की गई है। और आज एक नौजवान फिर हमसे जो है बिछुड़ गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक बड़ा निर्णय किया गया है कि कोई भी अगर शहीद होता है तो उसके परिवार से एक आदमी को नौकरी देने का काम हमारी सरकार की घोषणा है और हम निश्चित रूप से इस पर अमल करेंगे। देखिए, जैसे आपको अभी मंत्री जी ने भी बताया है, सरकार पूरी तरह से परिवार की देखभाल करेगी, एक बेटे को नौकरी देगी। और मैं खुद सैनिक परिवार से हूँ तो उनका दुख बहुत समझ सकती हूँ। और मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करूंगी कि उनके बच्चों को, उनकी पत्नी, उनकी माँ की पूरी देखभाल हो सके और जितनी भी मदद मेरे द्वारा, सरकार के द्वारा हो, वो हम करेंगे। बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं, जिन्हें तैयारी दिसंबर में होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की करनी है। चुनौती 2022 की है। हालांकि नए प्रभारी चुनाव को चुनौती नहीं मानते। बीजेपी के नए प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा दिल्ली से देहरादून पहुंचे तो स्वागत एयरपोर्ट से लेकर बीजापुर गेस्ट हाउस तक हुआ और दोपहर बाद फिर से बैठक का सिलसिला शुरू हुआ। नए प्रभारी ने समझाया यही कि राजनीति और काम तांबे के बर्तन की तरह है, जितना मांजेंगे उतना चमकेंगे। राजनीति और कार्य एक तांबे के बर्तन की तरह होते हैं, इनको डेली मांजते रहना चाहिए तो साफ साफ रहते हैं, और नहीं मांजोगे तो काले पड़ जाते हैं। तो उस दृष्टि से लगातार हमारा कार्यकर्ता, मंडल का, समिति का कार्यकर्ता या ऊपर का कार्यकर्ता हो, सब सक्षम है।
प्रदेश प्रभारी का पहला दिन पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को समझने और समझाने में बीत गया, पर रविवार को तैयारी और चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे की होगी, जो 5 से 7 दिसंबर तक उत्तराखंड में रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कहते हैं कि 2022 चुनाव की तैयारी है, लेकिन प्रदेश प्रभारी को 2022 कोई चुनौती नहीं लगता। रूप से ये 2022 की तैयारी का एक पहला चरण है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, कुछ पुरानी बातों को पूछेंगे, कुछ नया मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे चुनाव जीतना है, तो उसकी तैयारी के लगेंगे। उसके बाद मैं स्वयं 70 की 70 विधानसभाओं में रात्रि विश्राम करूंगा, ऐसा कार्यक्रम मैंने लागू किया है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं होती है। हम चुनौती को भी अवसर में बदलने की ताकत रखते हैं। हम हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। हमें चुनाव इसलिए नहीं लड़ते कि समय आएगा तो काम करेंगे फिर चुनाव लड़ेंगे। हम पूरे 5 साल जनता की सेवा करते हैं, जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं। दुष्यंत कुमार गौतम और रेखा वर्मा रविवार शाम देहरादून से दिल्ली लौट जाएंगे, वो भी इस रिपोर्ट के साथ कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले हफ्ते आएंगे तो उनके सामने सवाल क्या होंगे और 2022 को जीतने के लिए आगे क्या करना है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड कांग्रेस में आने वाले समय में बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है, क्योंकि पार्टी का एक गुट खुलकर हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ने की पैरवी कर चुका है। ऐसे में इंदिरा प्रीतम का खेमा क्या रुख अख्तियार करता है, ये देखने वाली बात है। 2022 में उत्तराखंड कांग्रेस किसी चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ेगी या कई नेताओं के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, ये अभी तय नहीं है। लेकिन हरीश रावत के करीबी नेता, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों ने हरीश रावत के पक्ष में खुलकर बैटिंग शुरू कर दी है। शनिवार को हल्द्वानी में कुमाऊं के कांग्रेसी नेताओं ने हरदा पर आधारित एक वीडियो जारी करते हुए हरीश रावत को जीत का आधार बता डाला। 22 में कांग्रेस सत्ता पर पुनर्वापसी करे, उस संदर्भ में आज वीडियो पहली सीरीज जारी की गई है। हरीश रावत इस प्रदेश के उत्तराखंड फाउंडर अध्यक्ष रहे हैं, उनके द्वारा जनसंघर्ष के कांग्रेस पहली सरकार बनाई थी। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत के सबसे करीबी माने जाने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने तो खुलकर 2022 के लिए हरीश रावत को चेहरा घोषित करने की मांग कर डाली। इसका आम कांग्रेस जन जो है वो चाहता है कि 2022 का चेहरा हरीश रावत हो। हम सब लोग भी चाहते हैं और तय हाईकमान को करना है। हमारी हाईकमान से अपील है वो अतिशीघ्र इस प्रदेश के चुनाव की व्यवस्था करने के लिए, उसको लड़ाने के लिए हरीश रावत को चेहरे के रूप में प्रदर्शित करें। हालांकि हरीश रावत को लेकर दूसरे नेताओं का रुख साफ नहीं है। पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का खेमा इस पर क्या राय रखता है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में 2022 में हरीश रावत को कमान मिले या ना मिले, लेकिन हरदा के नाम से कांग्रेस की अंदरूनी सियासत गर्म जरूर है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और रुक करें बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने किसान आंदोलन पर बयान दिया है। कहा है किसानों से बात करने को तैयार है, किसानों की हर मांग पर विचार करेगी सरकार, लेकिन किसानों को इसके लिए शिफ्ट होना होगा, तय जगह पर प्रदर्शन करना होगा। सड़क पर प्रोटेस्ट ना करे किसान, तय जगह पर किसान जाए, वहां उनसे बात की जाएगी, उनकी हर मांग पर विचार करने को सरकार तैयार है। लेकिन पहले किसानों को सड़क छोड़नी होगी, सड़क से हटना होगा और जो जगह फिक्स की गई है निरंकारी ग्राउंड, वहां पर किसान पहुंचे और वहां पर प्रोटेस्ट करें। रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को